नमस्कार दोस्तों, हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, इस हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पे हम लोग जो भी बिहार के या यूपी के एग्ज़ाम होते हैं या जहाँ कहीं भी जीएस पूछा जाता है, उनके लिए प्रॉपर तरीके से जीएस तैयार करते हैं। हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पे दोस्तों जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसकी क्लासेस चल रही हैं, बायोलॉजी की क्लासेस चल रही हैं। उधर बिहार स्पेशल आपको पढ़ा ही दिया गया है, बिहार का करंट आपको पढ़ा दिया जा रहा, और उसके बाद नेशनल और इंटरनेशनल जो करंट अफेयर होंगे उनको पढ़ा दिया जाएगा। तो दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री की हमारी जो क्लासेस चल रही थी उसमें बहुत सारी क्लासेस हो चुकी थी। पिछली क्लासेस में हमने देखा था कि 1935 का एक्ट आता है। उसके बाद कांग्रेस जो गवर्नमेंट होती है वो चुनाव में भाग भी लेती है। तो जब चुनाव में कांग्रेस भाग लेती है तो उसकी 8 प्रांतों में सरकार बनती है, 3 प्रांतों में गैर कांग्रेसी सरकार बनती है। उसके बाद जब 1937 में इलेक्शन हो जाता है, ये सब चीज़ें, तो 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की घोषणा हो जाती है। और द्वितीय विश्व युद्ध की घोषणा होते ही जो वायसराय लॉर्ड लिथनगो रहते हैं, वो भारत से बिना पूछे ही उनको भारत को जो वर्ल्ड वार होता है उसमें शामिल कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो कांग्रेस 8 प्रांतों में जीती हुई होती है, सब जगह वो इस्तीफा दे देती है। तो यहाँ तक की कहानी हम पिछले वीडियो में देख चुके थे। अब यहाँ से जो चीज़ें हैं उसको आगे देखेंगे। तो 1939 में सेकंड वर्ल्ड वार शुरू हो जाता है। तो पहले वर्ल्ड वार के विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर मैं आपको पीछे वहीं पे अपनी जगह पे ला दूंगा। तो द्वितीय विश्व युद्ध और राष्ट्रीय प्रतिक्रिया। देखो, जब पहले विश्व युद्ध में जर्मनी हार जाता है तो अपनी हार का बदला लेने की तलाश में रहता है कि किसी भी तरीके से अगर मौका मिला तो हम द्वितीय विश्व युद्ध जरूर लड़ेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए 1 सितंबर 1939 को जर्मनी जो है पोलैंड पे आक्रमण कर देता है, और जैसे ही पोलैंड पे आक्रमण करता है तो द्वितीय विश्व युद्ध जो है शुरू हो जाता है। जर्मनी ने उधर पोलैंड पे आक्रमण कर दिया, तो इसकी वजह से ब्रिटेन जो रहता है, जो दूसरे गुट का हिस्सा होता है, उसी को लीड करता है। तो 3 सितंबर 1939 को ब्रिटेन क्या करता है कि जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर देता है। और जैसे युद्ध की घोषणा करता है तो जितने भी उसके जो कॉलोनी थी, जैसे भारत भी उसका कॉलोनी ही तो था ब्रिटेन का, तो उनको बिना पूछे ही युद्ध में कि ये भारत भी जो विश्व युद्ध है उसमें इंग्लैंड की तरफ से शामिल है जर्मनी के विरुद्ध, ये सब घोषणा कर देता है। तो जिसकी वजह से भारत के जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि भाई हमसे तो पूछा ही नहीं कि आपने जो युद्ध किया, जो युद्ध कर रहे हैं उसमें हमारी मतलब कि हमको शामिल करना है कि नहीं करना है, हमको तो पूछा ही नहीं गया। इसी बात को लेकर कांग्रेस क्या कहती है, अगर हमको युद्ध में शामिल करना है तो पहले ये बताओ कि युद्धोपरांत अगर युद्ध हो जाता है उसके बाद संविधान सभा की बैठक आहूत हो, जो ये विचार करे कि स्वतंत्र भारत की राजनीतिक संरचना कैसी होगी और भारत को स्वतंत्रता किस प्रकार से दी जाएगी, उस पर विचार करे। अगर ये करते हो और साथ में अति शीघ्र केंद्र स्तर पर किसी प्रकार के वास्तविक एवं उत्तरदायी सरकार की स्थापना करो, तब तो हम युद्ध में शामिल होंगे। नहीं तो फिर हमको युद्ध में शामिल ना हो। ब्रिटेन युद्ध में शामिल होना चाहता है, युद्ध में शामिल हो या युद्ध करे, लेकिन भारत युद्ध में शामिल नहीं होगा। अगर ये दोनों मांगे मानते हो तब तो हम युद्ध में शामिल होंगे, नहीं तो हम नहीं होंगे। लेकिन उस समय का जो वायसराय रहता है, जिसको लिथनगो बोलते हैं, वो इन दोनों मांगों को अस्वीकार कर देता है, जिसकी वजह से कांग्रेस की कार्य समिति की वर्धा में बैठक आयोजित की जाती है। कांग्रेस करती है 1939 में, और इस मुद्दे पर कि ब्रिटेन को हम युद्ध मतलब कि समर्थन दें कि ना दें, तो गांधी जी क्या करते हैं कि गांधी जी की सहानुभूति रहती है कि भाई ब्रिटेन को समर्थन दे दिया जाए। तो इस तरीके से गांधी जी की ब्रिटेन के प्रति, इंग्लैंड के प्रति सहानुभूति रहती है। लेकिन उधर जो सुभाष चंद्र बोस रहते हैं और समाजवादी लोग रहते हैं, वो कहते हैं कि कैसी बात कर रहे हैं आप, यहाँ पे समर्थन देने की बात कहाँ से आ गई, हम बिल्कुल समर्थन तो देंगे ही नहीं, साथ में इस चीज़ का फ़ायदा उठा के हम सविनय अवज्ञा आंदोलन करेंगे और जल्दी से हमको इसकी विषय में बातें करनी चाहिए और शुरू कर देना चाहिए आंदोलन। वहीं नेहरू जी का ये विचार रहता है कि हम किसी का फ़ायदा उठाएंगे नहीं, भले हमें इसका साथ ना दें, लेकिन हम इंग्लैंड का जो है फायदा नहीं उठाएंगे। 3 विचार अलग अलग तरीके के आते हैं, गांधी जी के, सुभाष चंद्र और समाजवादी लोगों के, और नेहरू के। फलता क्या होता है कि ये डिसाइड हो जाता है कि हम समर्थन तो नहीं ही करेंगे, ब्रिटेन का फलता समर्थन नहीं किया जाता है। और फिर जैसे समर्थन नहीं करता है भारत, तो लिथनगो क्या करता है, जो वायसराय रहता है, कि भाई कांग्रेस तो समर्थन नहीं करेगी। तो उसने क्या किया कि जो देसी रियासतें हैं और जो उस समय की मुस्लिम लीग थे या मुस्लिम लोग थे, उनको भड़काना शुरू कर देती है ये जो लिथनगो है, और जो कांग्रेस का दमन करना चालू कर दिया। अब इस तरीके के वक्तव्य देंगे, भड़काऊ चीज़ें, कि जो मुस्लिम लीग है वही असली भारत है और ये कांग्रेस वाले देशद्रोही, इस तरीके की सारी चीज़ें करना शुरू कर देंगे। और दोनों के बीच में इस तरह की दूरियां या जो है फैलाना शुरू कर देंगे, कौन, लिथनगो, कि मुस्लिम लोगों के बीच में देसी रियासतें और कांग्रेस के खिलाफ इस तरह के वक्तव्य जारी करेंगे लगातार। इसके पश्चात भी गांधी जी तुरंत सविनय अवज्ञा आंदोलन करने के पक्ष में नहीं होते हैं।
लेकिन कांग्रेस समझ चुकी थी इनकी चालें, तो कांग्रेस क्या करती है कि जितने भी उसके प्रांत में जो सरकारें बनती है, 8 प्रांतों में सरकारें बनी थी, 8 प्रंतों से जो कह देती कि भाई जो हम सरकार के किसी भी मामले में हिस्सा लेंगे ही नहीं, हम अवज्ञा करेंगे। इसी बात को लेकर जो 8 प्रांत में कांग्रेस की सरकार रखती रहती है, वहीं से कांग्रेस इस्तीफा दे देती है और इसी दिन को जो मुस्लिम लीग है अपने मुक्ति दिवस के रूप में मनाती है। तो ये चीज़ें आपने देख ली। और फिर आगे 1940 में लिथनको जो है अगस्त प्रस्ताव लेके आता है, घोषणा करता है कि युद्ध पश्चात डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा, वही इसका प्रमुख लक्ष्य होगा, जिसके लिए अगस्त ऑफर आता है, वो वहाँ देखेंगे। अब देखो यहाँ मुस्लिम लीग की बातें आ गई, तो थोड़ा पहले मुस्लिम लीग के विषय में सारी चीज़ें जान लो, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है, वहाँ से भी सवाल आते हैं। जब 8 राज्यों में कांग्रेस सरकार ने अपना इस्तीफा दे दिया, जहाँ जहाँ उनकी सरकारें बनी थी, तो 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग मुक्ति दिवस के रूप में मनाती है कि भारत से कांग्रेस की गवर्नमेंट की जो शासन है वो तो खत्म हो चुका, तो इसको हम मुक्ति दिवस के रूप में मनाएंगे। किसने मनाया? मुस्लिम लीग ने। 1930 तक जिन्ना राष्ट्रवादी मुसलमान थे और सरोजनी नायडू इनको हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहती हैं, लेकिन बाद में ये जिन्ना जो है थोड़े से मतलब कि थोड़े से क्या सांप्रदायिक पूरी तरीके से हो जाएंगे और हिंदू और मुस्लिमों के हित एक नहीं हो सकते, ये इस तरीके की बातें करने लगे। जहाँ हिंदू होंगे वहाँ तो ये मुस्लिम लोगों को अगर वहाँ रहते हैं तो उसको भी देशद्रोही ये कहेंगे जिन्ना जी। उसके बाद ये सारी चीज़ें होती है, मुस्लिम लीग जो है मुक्ति दिवस मनाती है। मुस्लिम लीग इसलिए मतलब कि चूंकि फेल हो चुकी थी, तो इसकी वजह से, क्योंकि भारत के लोगों ने नकार दिया था, जहाँ के जो राष्ट्रवादी मुसलमान थे वो भी मुस्लिम लीग को नहीं मानते थे, तो मुस्लिम लीग क्या करती है, रेडिकलाइजेशन या सांप्रदायिकता का खेल खेलना शुरू कर देती है, पाकिस्तान की मांग करना शुरू कर देती है, जिससे लोगों को, जो मुसलमान लोग हैं उनको एक तरफ किया जा सके। तो पाकिस्तान के लिए क्या क्या चीज़ें मतलब शुरू हुई उसको समझ लो। तो 1933 में पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? एक नाउ और नेवर पंपलेट था, उसमें सर्वप्रथम पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया गया था। यद्यपि इसका मूल मुस्लिम लीग के 1930 के इलाहाबाद का जो अधिवेशन में मोहम्मद इकबाल के भाषणों में खोजा जा सकता है, उनके भाषणों में खोजा जा सकता है, लेकिन पहली बार शब्द का उपयोग 1933 के पाकिस्तान जो नाउ और नेवर पंपलेट था उसमें किया गया था। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता जिन्ना जी रहते हैं, और इसी अधिवेशन में मुस्लिम लीग पृथक पाकिस्तान के प्रस्ताव को पास करती है। और ये जो मतलब कि मुस्लिम जो पृथक पाकिस्तान है, इसका जो प्रस्ताव होता है, इसको तैयार किया था दोस्तों सिकंदर हयात खान ने, उसको ड्राफ्ट किया था। पेश किसने किया था, मूव्ड किसने किया था? जिस फजलुल हक ने किया था। और जो समर्थन किसने किया था, वो खली कुज्जमा थे, इन्होंने समर्थन किया था। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी, कुछ भी पूछा जा सकता है। और इसी प्रस्ताव में इन्होंने द्विराष्ट्र राष्ट्र की मान्यता की बात की थी कि हमारे जो एक राष्ट्र हो जो अलग हो, लेकिन यहाँ पे किसी तरीके से पाकिस्तान शब्द का प्रयोग इन्होंने नहीं किया था। इन्होंने ये कहा था कि मुस्लिमों के लिए एक अलग राष्ट्र हो, द्विराष्ट्र हो, एक भारत के हो जो हिंदुओं के लिए हो, हम मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान शब्द की जिक्र नहीं किया था। पाकिस्तान शब्द का जिक्र 1933 के नाउ और नेवर पंपलेट में किया गया था। उसके बाद 1943 में जब कराची अधिवेशन होता है मुस्लिम लीग का, तो यहीं पे अध्यक्ष बनते हैं जिन्ना, और इसी में जो मुस्लिम लीग है एक नारा स्वीकार करती है, डिवाइड और क्विट, अंग्रेजों को कहा कि बांटो और यहाँ से जाओ। तो इस अधिवेशन 1943 का जो कराची अधिवेशन होता है मुस्लिम लीग का, उसमें ये नारा दिया गया था। पाकिस्तान शब्द का जो सबसे पहला प्रयोग है वो किसने किया था? चौधरी रहमत अली ने। ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट था, 1930 के दशक में इसने सबसे पहले किया था, ठीक है। आइडिया ऑफ पाकिस्तान की किसने दिया था? इकबाल ने दिया था। 1933 में एक बुक लिखी थी जिसको नाम था बंग ए दर्रा, इसमें इन्होंने आइडिया ऑफ पाकिस्तान का विचार दिया था। इसमें यह कहा गया कि जो भी मुस्लिम स्टेट हैं, बलूचिस्तान, सिंध, कश्मीर, फ्रंटियर प्रोविंस, इन सबको मिला के मुस्लिम स्टेट बना दिया जाए। कंट्री की बात नहीं की थी इन्होंने, मुस्लिम स्टेट की बात करी थी, जो भारत के अधीन ही रहे। सब में से 20 से मतलब कि जैसे सिंध हो गया उसे यस ले लिया गया, कश्मीर से जिसके ले लिया गया, ऐसे सबसे लेके पाकिस्तान इन्होंने बनाया था, पाकिस्तान शब्द, ठीक है। तो ये दिमाग में रखना। 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान दिवस मनाया जाता है, तो ये भी दिमाग में रखना, इन्होंने पाकिस्तान दिवस 23 मार्च 1943 को मनाया। तो पाकिस्तान और जो मुस्लिम लीग है उसके विषय में कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन जो हो सकती थी मैंने आपको यहाँ पे दे दी। उधर द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया, इधर क्या कहते हैं कांग्रेस इस्तीफा दे दी, मुस्लिम लीग ने मुस्लिम दिवस मना लिया, बहुत सारी चीज़ें देख ली। कुछ कुछ फैक्ट हैं जो और देख लो, फिर हम अपने मेन टॉपिक पे जो फ्लो में जो टॉपिक होते हैं उन पे आ जाएंगे, क्योंकि ये फैक्ट भी बीच में आते हैं इस दौरान और ये इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो हम
कुछ भी छोड़ेंगे तो है नहीं। तो नोट के रूप में मैंने इन फैक्ट को रखा है, आप इनको भी समझ लो, फिर अपने मूल बात पे आ जाते हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध से रिलेटेड। और उसके बाद जब अगस्त प्रस्ताव आता है वो सारी चीज़ें, कुछ भी बेक्रम में नहीं है, सब कुछ क्रम में ही है। तो बस इस दौरान जो जो संगठन सामने है वो भी आपको देखना बहुत ज़रूरी है। 1938 में जब कांग्रेस का अधिवेशन होता है तो उसमें सुभाष चंद्र बोस ने इस राष्ट्रीय योजना की समिति का गठन किया। कैसा होता है, मतलब कि जो त्रिपुरी संकट होता है, ये सब जो अध्यक्ष बनते हैं सुभाष चंद्र बोस जी, तो वो सब मैं आपको बता रहा, पहले इतना समझ लो बस। कांग्रेस समाजवादी दल का उदय कब होता है? 1934 में। इसके आचार्य कौन होते हैं, मतलब कि जो हेड कौन से होते हैं? नरेंद्र देव, जेपी नारायण, मीनू मसानी, अशोक मेहता। और इनका पहला सम्मेलन कहाँ होता है? पटना में, कांग्रेस समाजवादी दल का। कम्युनिस्ट पार्टी के विषय में 1920 में ताशकंद में एम.एन. रॉय द्वारा कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की जाती है और बाद में 1925 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की जाती है। और इसी कम्युनिस्ट पार्टी से कौन कौन से केस जो है, षड्यंत्र केस हैं जो संबंधित है? पेशावर षड्यंत्र केस 1922 से 24 के बीच में, वो कानपुर षड्यंत्र केस, ये सब हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में अपने। जो हमने रिवोल्यूशनरी मतलब कि फेज पढ़ा था उसमें सब कुछ पढ़ चुके हैं हम। 1924 में मेरठ षड्यंत्र के 1929 से 33 के दशक में, ये सब किससे संबंधित है? कम्युनिस्ट पार्टी साम्यवादी आंदोलन से संबंधित है। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन मुस्लिम अली जिन्ना द्वारा 1924 में होता है। मुस्लिम लीग का पुनरुत्थान इस समय होता है, उसके लिए अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन किया जाता है। हिंदू महासभा का स्थापना 1915 में हरिद्वार में होती है, मदन मोहन मालवीय के द्वारा। इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं कासिम बाजार के महाराजा। राष्ट्रवादी उदारवादी लीग, ये इसकी स्थापना 1918 के गठन होता है, कांग्रेस से अलग होकर। तेज बहादुर सप्रू, बिपिन चंद्र पाल, श्रीनिवास शास्त्री, इन सब के द्वारा राष्ट्रीय उदारवादी लीग का गठन किया जाता है। यूनियनिस्टिक पार्टी जो होती है पंजाब में, पंजाब के जो भूस्वामी वर्ग के लोग होते हैं उनके हितों के लिए वो यूनियनिस्टिक पार्टी की स्थापना करते हैं। 1937 में यही पार्टी मुस्लिम लीग के साथ मिलकर पंजाब में सरकार बनाती है। और कौन इसके सीएम बनते हैं? सिकंदर हयात खान बनते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया था कि ये इसके सीएम बनते हैं पंजाब में सिकंदर हयात खान, ठीक है। वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया था। और देखो और क्या है, बोरसाद आंदोलन होता है गुजरात के खेड़ा में। ये व्यक्तिगत कर, जो व्यक्ति कर होता है उसके जो सरकारें लेती है उसके भुगतान के, मतलब उसका जो भुगतान करना पड़ता है, उसी के विरोध में बोरसाद आंदोलन होता है। तो ये बीच में कुछ फैक्ट्स है उनको मैंने बता दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के विषय में आपको बता दिया। अब देखो कांग्रेस का उधर एक अधिवेशन होता है 1940 का, जो रामगढ़ अधिवेशन होता है वो तो ठीक है ना, इसमें अबुल कलाम आज़ाद बनते हैं, वो तो है ही है। उसके पहले से सुभाष चंद्र बोस के विषय में थोड़ी इन्फॉर्मेशन ले लो और नेहरू के विषय में, क्योंकि यहाँ से सवाल आते हैं। क्योंकि ये समाजवादी फेज चल रहा होता है, तो दो कांग्रेस के अधिवेशन होते हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं, क्योंकि इस यहाँ पे कुछ दिक्कतें आती है कांग्रेस के अधिवेशन को लेके, तो उनके विषय में भी जान लो, ठीक है। देखो 1938 का जो हरिपुरा अधिवेशन होता है गुजरात में, यहाँ पे कांग्रेस के अध्यक्ष बना दिए जाते हैं सुभाष चंद्र बोस, निर्विरोध बन जाते हैं। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती। इसमें दो प्रस्ताव पारित किए जाते हैं कि ब्रिटेन के लिए भारतीय संसाधनों का शोषण हम नहीं होने देंगे, और कांग्रेस ने देशी रियासतों के शासकों के विरुद्ध वहाँ की जनता को नैतिक समर्थन देने का आश्वासन भी दे दिया। अगर जो भी देशी रियासतें हैं, अगर वहाँ की जनता असंतुष्ट है तो हम राजा के साथ नहीं है, हम जनता के साथ हैं, जनता जो चाहेगी वही होगा। इस बात का समर्थन देने के लिए दो प्रस्ताव ये पारित कर दिए जाते हैं कि हम भारत का शोषण नहीं होने दे रहे हैं, भारत संसाधनों का किसी भी तरीके से ब्रिटेन के पक्ष में, और अगर देशी रियासतों के प्रति वहाँ की जनता अगर कुछ करती है तो हम जनता का समर्थन देंगे। ये प्रस्ताव हरिपुरा अधिवेशन में 1938 वाले में पास होता है। आर्थिक विकास को गति देने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने यहीं पर राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया, जिसके अध्यक्ष होते हैं नेहरू जी और सदस्य होते हैं बिरला, श्रीराम, विश्वेश्वरैया, ये सारे लोग इसके जो है सदस्य होते हैं। और ये सब चीजें मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आती है। 1939 का फिर अगला अधिवेशन होता है कांग्रेस का, जो त्रिपुरी में होता है, एमपी में। तो वहीं पे जो गांधी सुभाष चंद्र बोस हैं दोबारा जीत जाते हैं, और गांधी जी लड़ाते हैं। एक व्यक्ति रहते हैं पट्टाभी सीतारामैया, ये गांधी जी की पसंदीदा नेता होते हैं, और ये हार जाते हैं, जिसकी वजह से गांधी जी नाराज हो जाते हैं। और जैसे ही गांधी जी नाराज हो जाएंगे तो बोस कहते हैं कि भाई जब राष्ट्रपिता ही नाराज हैं तो मेरे बने रहने का कोई मतलब ही नहीं है। तो फिर वो क्या करते हैं बोस जी, वो इस्तीफा दे देते हैं 1939 में ही अपने पद से, कि मैं कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनूंगा। और जब ये इस्तीफा दे देते हैं तो नए जो अध्यक्ष बनते हैं कांग्रेस के, वो कौन बनते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनको जो है कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया जाता है। और यहीं से बोस जी ने इस्तीफा दे के 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि जब त्रिपुरी संकट होता है तो उससे इस्तीफा दे के बोस जी
कौन से पार्टी की, कौन से संगठन की स्थापना करते हैं? तो आप बताएंगे फॉरवर्ड ब्लॉक की इस्तीफा मतलब की स्थापना करते हैं हम। और जब ये इस्तीफा दे देते हैं तो इनको जो है सुभाष चंद्र बोस को 3 वर्षों के लिए कांग्रेस के सभी पदों से अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप समझ चुके हैं। एक और संगठन का नाम आता है जिससे सुभाष चंद्र बोस जी जुड़े होते हैं, उसके बाद ये जर्मनी चले जाते हैं, जापान चले जाते हैं, फिर वहाँ पे आज़ाद हिंद फौज है एक, इसका मुख्यालय होता है सिंगापुर। इसके जो मेन लीडर होते हैं, जो बनाने वाले होते हैं आज़ाद हिंद फौज को, मोहन सिंह होते हैं 1942 में। सुझाव देते हैं मेजर फूजीवारा और प्रीतम सिंह, इन्हीं के द्वारा ये जो आज़ाद हिंद फौज बनाई जाती है। शाहनवाज खां के नेतृत्व में बर्मा भेजा गया एक बटालियन ऐसी आज़ाद हिंद फौज का भारत में लड़ाई करने के लिए कि जाके अंग्रेजों से लड़ना है। ठीक है। और अब जो अभी लेटेस्ट बात है कि जो अंडमान निकोबार में जो द्वीप है, तो अंडमान जो द्वीप है उसका नाम रखा गया शहीद द्वीप, और निकोबार जो द्वीप रखा गया उसका नाम रखा गया स्वराज द्वीप। और इन आज़ाद हिंद फौज से जो है कौन, सुभाष चंद्र बोस ही भी जुड़े थे। और इसी आज़ाद हिंद फौज के नाम पर आज़ाद हिंद सरकार और राष्ट्रीय सेना का गठन किया गया और बहुत सारे ब्रिगेड का गठन किया गया। इसी आज़ाद हिंद फौज को, आज़ाद हिंद सरकार को 9 देशों की मान्यता थी, तो आपको ये दिमाग में रखना है। और बहुत सारे ब्रिगेड में, जैसे गांधी के नाम पे ब्रिगेड रखी गई, आज़ाद के नाम पे, नेहरू के नाम पे, झांसी की रानी के नाम पे, इन सब के नाम पे अपनी छोटी छोटी बटालियन या ब्रिगेड बनाई गई। किसमें? आज़ाद हिंद फौज में। इसका मुख्यालय था सिंगापुर और इसके मेन लीडर थे मोहन सिंह, जिन्होंने गठन किया था मेजर फूजीवारा प्रीतम सिंह के सहयोग से या सुझाव से। शाहनवाज खां के नेतृत्व में या शहनवाज के नेतृत्व में बर्मा में एक बटालियन आता है। अंडमान द्वीप का नाम अभी शहीद द्वीप रखा गया, निकोबार द्वीप का नाम स्वराज द्वीप रखा गया। तो यहाँ तक की चीज़ें आप समझ चुके हैं। जब उधर देखो, बता रहा था मैं आपको, जब द्वितीय विश्व युद्ध होने लगता है तो कांग्रेस कहती है अपने प्रांतों से इस्तीफा दे देती है और कहती है कि भाई हम तो इस आंदोलन में भाग नहीं ले रहे। तो उधर लिथनगो ये क्या करता है, जो वायसराय रहता है, कि एक प्रस्ताव लेके आता है जिसको बोलते हैं अगस्त ऑफर। देखो, ये 1942 में जो प्रपोजल आएगा उसको अगस्त प्रपोजल कहते हैं, आगे आएगा वो। लेकिन जो अगस्त प्रस्ताव आता है ये पहले आता है, ये 8 अगस्त 1940 को ही आता है। ये किस लिए आता है कि युद्ध में जो वर्ल्ड वार हो रहा उसमें कांग्रेस क्या करे, ब्रिटेन का पक्ष में समर्थन करे, ब्रिटेन की तरफ से कांग्रेस भी या भारत भी हिस्सा ले, ये इस बात की घोषणा करे। इसी को लेके अगस्त प्रस्ताव लेके आता है कौन? लिथनगो, केवल लालच देने के लिए कि इस प्रस्ताव में कांग्रेस की अंतरिम सरकार की जो गठन की मांग कर रही कांग्रेस, उसको तो अस्वीकार कर दिया गया। और ये कहा गया कि भारत को ना डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा। अब डोमिनियन स्टेटस किसको चाहिए? हम तो 1918 1919 में मांग रहे थे, अब ये 1940-42 की स्थिति आ गई। अब भारत को आज़ाद कराना है तो डोमिनियन स्टेटस हमको चाहिए ही नहीं, तो ये अब देने की बात कर रहे हैं। हम तो चाह रहे हैं कि एक अंतरिम सरकार बनाई जाए और भारत की स्वतंत्रता की जो तैयारी है वो किया जाए। हमको डोमिनियन स्टेटस किसी तरीके से नहीं चाहिए। ठीक है, तो उसमें ये देने की बात की गई कि हम डोमिनियन स्टेटस देंगे आपको। युद्ध के पश्चात एक संविधान सभा का गठन की बात की गई जिसमें भारतीय भी शामिल होंगे, जिसका अनुमोदन ब्रिटिश संसद के द्वारा किया जाएगा। किसी भी तरीके से जो भारत के लोग उनका मान्य होगा ये। इसमें और कहा गया क्या गया, इसमें यह कहा गया कि वार एडवाइजरी काउंसिल बनाई जाएगी, युद्ध सलाहकार परिषद गठन की जाएगी। अब इसका ये जो वार एडवाइजरी काउंसिल होगी ना, इसमें भी भारतीयों को तो रखा जाएगा, लेकिन भारतीयों को बहुमत में रखा जाएगा, लेकिन हेड कौन रहेगा? वही वायसराय। निर्णय उसका कौन रहेगा? मेन जो है वही वायसराय का। तो वायसराय की काउंसिल का विस्तार किया जाएगा, भारतीयों को बहुमत रखा जाएगा, ये सब सारी चीज़ें की गई। और साथ में क्या कहा गया? अल्पसंख्यकों को पूरा ध्यान रखा जाएगा। भारत का शासन किसी भी ऐसे समुदाय को नहीं सौंपा जाएगा जिसका विरोध कोई अन्य प्रभावशाली वर्ग कर रहा हो। आप बताओ, अगर कांग्रेस कुछ करती है तो मुस्लिम लीग तो उसका हमेशा विरोध करेगी, तो कोई भी प्रस्ताव पास हो पाएगा? अल्पसंख्यक का ध्यान रखा जाएगा, जैसे ही बोला उन्होंने। तो ध्यान रखना अलग बात है, लेकिन यहाँ पे लड़ाने की बात थी कि मुस्लिम लीग तो किसी चीज़ का समर्थन करेगी नहीं। तो किसी भी तरीके से ये प्रस्ताव आया या अगस्त ऑफर आया दोस्तों, जो 8 अगस्त 1940 को, इसको कांग्रेस तो सिरे से खारिज कर देगी। और जो मुस्लिम लीग है वो ये कहेगी भाई इसमें पाकिस्तान कहाँ है, इसमें पाकिस्तान की तो बात ही नहीं है, तो हम भी अस्वीकार कर देते हैं। तो दोनों पार्टियों ने जो देखो, डोमिनियन स्टेटस के मुद्दे पर कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, और साथ में इसमें डेट वगैरह तो कुछ है ही नहीं कि कब तक स्वराज दोगे, कब तक ब्रिटेन मतलब कि भारत को छोड़ेगा, ये तो कुछ है ही नहीं भाई इसमें।
तो हम किसको किस तरीके से स्वीकार करें? तो जो कांग्रेस रहती है वो स्वीकार कर देती है। मुस्लिम लीग क्या करती है, वो भी पहले तो स्वागत करती है, लेकिन क्योंकि इसमें आश्वासन था कि कोई भी संविधान उनकी अनुमति से ही बनेगा, इसमें था ना ये पॉइंट कि अल्पसंख्यकों का पूरा ध्यान रखा जाएगा और कोई भारत का शासन का किसी भी ऐसे समुदाय को भारत का शासन किसी भी ऐसे समुदाय को नहीं सौंपा जाएगा जिसका विरोध कोई अन्य प्रभावशाली समुदाय कर रहा हो। अब इस बात से तो मुस्लिम लीग खुश हो गई, लेकिन कह रही जैसे कांग्रेस ने स्वीकार कर दिया तो इन्होंने भी कहा कि हमको भी नहीं स्वीकार है। क्यों? क्योंकि इसमें पाकिस्तान का जिक्र ही नहीं है, पाकिस्तान चाहिए हमको। तो इस बात से इन्होंने भी अस्वीकार कर दिया। अब जब पाकिस्तान जो कांग्रेस है वो कहेगी कि इसमें हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, उससे नीचे कुछ भी नहीं चाहिए, और इसी को लेके कांग्रेस क्या शुरू कर देती है, व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो ये भी दिमाग में रखो, व्यक्तिगत सत्याग्रह कांग्रेस शुरू कर देती है। ठीक है, देखो व्यक्तिगत सत्याग्रह में कांग्रेस क्या करती है कि वो कहती है कि 17 ये कब शुरू किया जाता है, पहले तो ये देख लो। 17 अक्टूबर 1940 को ये व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया जाता है। इसी को दिल्ली चलो आंदोलन कहते हैं। गांधी जी की सलाह पर शुरू किया गया था, ये दिमाग में रखो। पवनार आश्रम जो वर्धा है, मतलब कि गुजरात में, वहीं से ये व्यक्तिगत आंदोलन की शुरुआत की जाती है। आपसे पूछा जाएगा पहले सत्याग्रही कौन बनते हैं, तो विनोबा भावे जी बनते हैं। दूसरे सत्याग्रही कौन बनते हैं, जवाहरलाल नेहरू बनते हैं। और तीसरे सत्याग्रही कौन बनते हैं, ब्रह्मदत्त नाम था इनका, ये बनते। कहीं कहीं सरदार पटेल मिलता है, लेकिन ज़्यादातर मतलब कि जो करेक्ट ऑप्शन बनता है जहाँ तक, वो है ब्रह्मदत्त। तो ठीक है, तो ये चीज़ें आपको दिमाग में रखना है। ये तीनों सत्याग्रही पहले होते। इनका उद्देश्य ये था जो व्यक्तिगत सत्याग्रह का, कि बोलने की स्वतंत्रता और द्वितीय विश्व में भाग हम नहीं लेंगे। और ये इस तरीके से आंदोलन करते थे कि आंदोलन जो है संडे को स्थगित रहता था। मुस्लिम लीग हमेशा सेपरेट पाकिस्तान के पक्ष में रहती है। कांग्रेस को जो इंडिविजुअल सत्याग्रह शुरू कर दिया। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जब हो रहा था उसी दौरान दिसंबर 1941 में एक घटना घटती है कि जापान भी वर्ल्ड वॉर में शामिल हो जाता है। जापान पहले वर्ल्ड वॉर में शामिल नहीं था, लेकिन जैसे ही जापान वर्ल्ड वॉर में शामिल हो जाता है, और जापान में हमारी बहुत सारी फौजें रहती, जो आजाद ने फौज बना दिया। और जापान क्या करता है, ब्रिटेन के विरुद्ध जब उसमें शामिल हो जाता है, मतलब कि विश्व युद्ध में, और अंडमान निकोबार तक जापान आ जाता है। तो रंगून वगैरह को, जो मरमम का एरिया रहता है, सबको, जो साउथ ईस्ट एरिया है, सबको ये ऑक्युपाई कर लेता है जापान। और इसी समय क्या होता है, जब जापान जैसे हाल लगता है तो हमको भी घबराहट होती है, कहीं भारत में ब्रिटेन को छोड़ के अब जापान ने कब्जा कर ले। इसी समय ये क्या करता है, यूएसएसआर, चाइना ने ब्रिटेन को कहा कि जितना जल्दी हो सके भारत को, पहली बात तो भारतीयों का समर्थन हासिल करो। और इसी बात को लेके जो यूएसए रहता है, यूएसएसआर रहते हैं, चाइना रहते हैं, ये सब ब्रिटेन पे दबाव बनाते हैं कि भाई उधर जापान बढ़ रहा, पूरे साउथ ईस्ट एशिया में कब्जा कर रहा, जर्मनी इधर तबाही मचा रहा, और आप भारत के लोगों को ही मतलब कि दोहरा रवैया अपना रहे हो, भारत का समर्थन प्राप्त नहीं कर रहे हो। तो चर्चिल पे, ये जो ब्रिटेन के पीएम रहते हैं, उन पे ये दबाव बनाया जाता है कि जो है भारत का समर्थन हासिल करो। और चर्चिल इसी पे फिर क्या करते हैं कि एक मिशन भेजते हैं, एक व्यक्ति को नियुक्त करके, जिसका नाम होता है क्रिप्स मिशन। तो चर्चिल ने स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक मिशन भेजा जिसको बोला जाता है क्रिप्स मिशन, कि भारत का शासन कैसे होगा, इस बात को लेके यह संवैधानिक जो गतिरोध हो रखा, पॉलिटिकल जो गतिरोध हो रखा, उसके सोल्यूशन के लिए। और क्रिप्स मिशन आता कब है दोस्तों, 22 मार्च 1942 को ये आता है क्रिप्स मिशन। इस समय जो इंडियन नेशनल कांग्रेस होती है उसके अध्यक्ष कौन होते हैं, रामगढ़ का अधिवेशन 1940 में होता है, उसमें जो है आज़ाद, जो अबुल कलाम आज़ाद जी हैं, वही कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाते हैं। उसके बाद 1946 तक कोई जो है कांग्रेस का अधिवेशन होता ही नहीं है, तो 1946 तक यही अध्यक्ष बने रहते हैं। आपसे पूछा जाए कि सबसे लंबे समय तक कौन कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो अबुल कलाम आजाद जी ही कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहते हैं। ठीक है, अब देखो इधर की ये बात हो गई। जब 1942 में 22 मार्च को क्रिप्स मिशन आता है, तो इसका उद्देश्य ये था कि भारतीयों को युद्ध में शामिल करने के लिए फुसलाना। वही बात तो है कि किसी भी तरीके से भारतीयों को मैनेज कर लो जिससे वो युद्ध में शामिल हो जाए, क्योंकि उधर जापान भी बढ़ रहा है। तो ये क्या क्या प्रस्ताव लेके आएंगे, ये समझो पहले। ये लेके आएंगे कि युद्ध पश्चात हम एक संविधान सभा का गठन करेंगे, और जिसका उद्देश्य होगा कि आपको डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा। भारत चाहे तो जो राष्ट्रमंडल है, जो ब्रिटेन के जो मतलब कि कॉलोनी है, उसके लिए राष्ट्रमंडल बनाया गया था, उसमें चाहे तो रहे, चाहे तो उसका संबंध विच्छेद कर ले। रक्षा मंत्रालय ब्रिटिश सरकार के ही हाथ में होगा। अब बताओ ये सारी चीज़ें कोई भी स्वीकार करेगा इसको?
तो कांग्रेस तो खारिज ही करने वाली है। और क्या कहा गया कि संविधान सभा का जो गठन किया जाएगा, इसमें कुछ सदस्य प्रांतीय विधानमंडल के होंगे, देशी रियासतों के राजाओं द्वारा चुने हुए कुछ भेजे जाएंगे, नॉमिनेटेड होंगे। और ये जो संविधान सभा होगी, इसमें संविधान मानने के लिए कोई भी प्रांत होगा वो बाध्य नहीं होगा, अपना संविधान अलग से बना लेगा, भारत को पूरी तरीके से बांटने की बात, और ब्रिटेन उस प्रांत के साथ अलग से भविष्य में समझौता कर लेगा। तो जो राजा वाजा रहेंगे, जब इस तरीके की बातें आएंगी तो कोई भी साथ में होना चाहेगा, वो कहेगा भाई हम स्वतंत्र हैं, हम ब्रिटेन से अलग समझौता कर लेंगे। तो सारा कुछ दिमाग में लगा के इन्होंने भेजा था कि किस तरीके से इनको बांटा भी जा सके और इनको एक ना होने दिया जाए, जिससे क्या हो, इस तरह की आवाज ही ना उठे राष्ट्रीय आंदोलन के लिए, और डोमिनियन स्टेटस की बात इधर कर देंगे तो शायद ये मान जाए। लेकिन इसको कोई भी पार्टी भारत की नहीं मानती है। वो कांग्रेस क्या कहती है कि हम डोमिनियन स्टेटस तो हमको चाहिए नहीं, और इनडायरेक्ट रूप से इसमें विभाजन की बू आ रही है। देशी रियासतों वाला जो आप कह रहे हो कि देशी रियासतों से अलग समझौता को हमको बिल्कुल मान नहीं है, प्रांत का पृथक संविधान होगा, अगर प्रांत नहीं चाहेगा तो ये बिल्कुल भी मान नहीं, तो भारत को बांट दोगे आप, तो इसमें तो विभाजन की बू आ रही, तो हम तो बिल्कुल नहीं मानते हैं। मुस्लिम लीग का अलग ही एक नारा चलता था कि भाई जहां तक पाकिस्तान हमको नहीं दिखेगा वो हर चीज़ को हम खारिज करेंगे, तो मुस्लिम लीग खारिज कर देती है। हिंदू महासभा, दलित महासभा या सिख के जो संगठन ने, सब ने एक सिरे से इसकी आलोचना की और सब ने इसको खारिज कर दिया। प्रमुख कारण विरोध का ये था कि प्रारंभ में क्रिप्स ने मंत्रिमंडल के गठन की तथा राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की बात की। पहले उन्होंने कहा कि हम जो मंत्रिमंडल है उसका गठन करेंगे और राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की बात करेंगे, और बाद में ये अपनी बात से मुकर गए और ये कहने लगे कि उनका आशय केवल कार्यकारिणी परिषद के विस्तार से है, बाकी और कुछ नहीं है, कि जो कार्यकारिणी परिषद है गवर्नर जनरल की उसके विस्तार से है, मंत्रिमंडल के विस्तार से नहीं है। पहले तो कह रहे थे, लेकिन जब ये प्रस्ताव आया तो उसमें ये सब चीज़ नहीं थी, तो इसलिए सब ने विरोध करना शुरू कर दिया। इसी को गांधी जी कहते हैं कि ये तो पोस्ट डेटेड चेक है, और इसी पे जवाहरलाल नेहरू ने ये ऐड कर दिया कि ये तो पोस्ट डेटेड चेक तो है ही, साथ में ऐसा चेक है जिसका बैंक ही नष्ट होने वाला है। तो ये किसने ऐड कर दिया? ये जवाहरलाल नेहरू जी ने ऐड कर दिया। तो यहाँ तक की सारी बातें आप लोग समझ चुके हैं। तो जब कांग्रेस इसको रिजेक्ट कर देती है, मुस्लिम लीग सब जितनी भी पार्टियां रहती है सब रिजेक्ट कर देती हैं, तो कांग्रेस शुरू करती है क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन की। अब भाई अब बर्दाश्त से बाहर है, अब इनको भारत छोड़ना ही पड़ेगा। गांधी जी भी उधर कह देते हैं कि भाई करो या मरो, और सब लोग अपना अपना नेतृत्व करो, कोई मतलब कि नेतृत्व नहीं रह जाएगा। अब किसी भी तरीके से इनको अलग तेवर में गांधी जी दिखेंगे कि अब जो ब्रिटेन के लोग हैं, जो इंग्लैंड है, इसको तो यहाँ से भगाना ही पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो भारत छोड़ो आंदोलन से आगे की बातें हम दूसरे क्लास में करेंगे। अब तो मुश्किल से 1 या 2 क्लासेस बनेगी और आपका ये पूरा का पूरा मॉडर्न हिस्ट्री पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो चलो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और बाकी जो पॉइंट हैं उनको हम अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, आपको करना सिर्फ इतना है कि 9667305679 इस नंबर पर आपको मैसेज करके पीडीएफ ले लेनी है, और सामने रख के पीडीएफ आप एक बार में रिवाइज करेंगे तो वीडियो सुनेंगे तो सब आपको एक ही 2 बार में सब कुछ याद हो जाएगा। अब याद तो क्या होगा, लेकिन एक कनेक्टिविटी बन जाएगी, आपको लगेगा आपके नोट्स में सारी चीज़ें हैं, और जितनी बार पढ़ोगे फिर तो याद तो होना ही है, बार बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो अपने जो दोस्त हैं, जो दूसरे कलीग हैं, जो और स्टूडेंट हैं, उनके बीच में ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। लाइक तो करना ही आपको, आप जाके फीडबैक भी अपना कमेंट में दे देना, और इसकी पीडीएफ वगैरह सेंड कर देता हूँ, आप वहीं से रख के सुन लेना। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ से हम भारत छोड़ो आंदोलन को कवर करते हुए पूरे के पूरे जो इंडियन मूवमेंट में जो 1947 का एक्ट आता है वहाँ तक की चीज़ें कर लेंगे, जिससे हमारा मॉडर्न इंडिया समाप्त हो जाएगा। समाप्त नहीं होगा, क्योंकि 1-2 वीडियो मैं उस पर बनाऊंगा जो संवैधानिक विकास होता है ना 1773 के एक्ट से, उस पे भी, क्योंकि वहां से भी सवाल आते हैं। ठीक है, तो उनको पूरा करते ही सब कुछ पूरा हो जाएगा। आप पूरा मान के चलो, लेकिन 1-2 वीडियो एक्स्ट्रा बना दूंगा जिससे कम से कम कोई भी सवाल आपका ना छूटे। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।